गुड इवनिंग गाइस। 8 बज गया है और हम चालू करते हैं अब। तो आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है सुजीत तिवारी। आप सबको ही मुझे जानते हैं वैसे तो, क्योंकि सबको यहाँ पे मेरे क्लाइंट ही हैं जो मेरे साथ ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको कॉल्स मैं ही प्रोवाइड करता हूँ, है ना। तो अब हम लोग को वही सब पढ़ना है जो हम ट्रेडिंग करते हैं, उसको हम लोग को अपने थ्योरी में कैसे पढ़ना है वो देखना है। एक बेसिक से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से। और जीरो लेवल से हम लोग पूरा जाएंगे जहाँ पे हम लोग चार्ट, कैंडलस्टिक, पैटर्न सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। कंपनी क्या होती है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, वो सब कुछ देखेंगे। तो एक एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा पहले कि जो हम लोग बुक से पढ़ेंगे उस बुक का नाम क्या है और वो बुक आप कहाँ से आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो पहले आप वो बुक देख लीजिए। ये बुक का नाम है गाइड टू इंट्राडे ट्रेडिंग। हम लोग इस बुक का रेफरेंस लेंगे ताकि हम लोग टॉपिक वाइज चलते रहें, ठीक है ना। बाकी तो नॉलेज का सब कुछ है ही। तो ये बुक आप लोग अपने से अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। तो आप लोग उसका रेफरेंस ले सकते हैं। मैं इससे पढ़ाऊंगा, बट हाँ ये है कि हम लोग टॉपिक इससे लेंगे, बाकी सब कुछ अपना अपनी नॉलेज के साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ बातें करना चाहूँगा पहले बिफोर बुक, कि अगर कोई बिगनर है ना, कोई बिगनर अगर है तो वो कौन कौन सी चीज़ें उसको जाननी चाहिए शेयर मार्केट में मतलब काम ट्रेडिंग का चालू करने से पहले। तो कौन कौन से वो पॉइंट है जो एक बिगनर को पता होना चाहिए कि भाई कि ये अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है तो मुझे कौन कौन चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे पता होनी चाहिए। और अभी लोग आ रहे हैं तो ठीक है, अब आते रहेंगे सब कोई। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी देख पाएँ इसको। एक बार स्क्रीन में क्लियरिटी सबको सही से दिख रही है नहीं, बता दीजिएगा आप। ठीक है, स्क्रीन सबको शेयर हो रही है। और मैं इसको कर लेता हूँ फुल स्क्रीन में, ताकि जो रिकॉर्डिंग वाले हैं उनको भी अच्छे से दिख जाए। ठीक है, सबको आवाज़ आ रही है अच्छी से, रिकॉर्डिंग भी सब कुछ स्टार्टिंग से सही हो गई है। अब हम लोग चालू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करनी है जो चीज़ें हम लोग बुक में जाने से पहले जो चीज़ हम लोग क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे या खुद को पता होना चाहिए, वो सब क्वेश्चन मैंने ये लिख लिए हैं। फर्स्ट डे का मैंने लिख लिया ताकि ये स्टार्टिंग में, क्योंकि काफ़ी दिक्कत आती है नई चीज़ करने में। तो ये सब मैंने लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके बारे में कि क्या-क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज़ जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिफोर बुक लेट 1 मिनट और लोग जॉइन हो जाएँ पहले। ओके। और जैसे-जैसे लोग आ रहे हैं, आने देंगे अपन। अपन स्टार्ट करते हैं अब, है ना। हम लोग देखिए क्या है, हम लोगों को बिफोर बुक से पहले सबको स्क्रीन दिख रही है कंप्यूटर की पूरी ना? क्योंकि मुझे अभी कोई शो नहीं हो रहा है, सिर्फ़ मेरा ये जो पीडीएफ है यही बस शो हो रहा है। तो आप लोगों को सब दिख रहा है प्रॉपर? अगर कुछ शो नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज या कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर सिक्योरिटी मार्केट होता क्या है? क्योंकि देखिए, जब हम लोग कोई भी चीज़ कर रहे हो तो हम लोग पता होना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो है क्या एक्चुअल में, है ना? तो शेयर मार्केट क्या होता है हम उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है? देखिए जैसे कि देखिए ये वर्ड जो है शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, देखिए ये चीज़ जो है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला तो है शेयर और दूसरा है मार्केट, ठीक है? आप नॉर्मली हम लोग मार्केट जानते ही हैं क्या होता है। आप सबको जानते हैं मार्केट कई तरह के होते हैं, जैसे कि सब्जी मार्केट, सब्जी बाज़ार, कपड़ा बाज़ार, या कई तरह के मार्केट होते हैं जो हम लोग जानते हैं। तो मार्केट में होता क्या है एक्चुअल में? मार्केट में होता है कि बायर होते हैं और साथ में सेलर होते हैं। जिसको जो चीज़ें खरीदनी होती है वो खरीदता है, जिसको जो चीज़ें बेचनी होती है वो बेचता है। तो मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते या फिर बेचते हैं। ओके? ये क्या होता है मार्केट। तो अगर सिंपल लैंग्वेज समझिए तो मार्केट मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग कोई चीज़ खरीदते या बेचते हैं। तो ठीक उसी तरह से शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पे हमको शेयर खरीदना और बेचना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर मार्केट में शेयर को खरीदते और बेचते हैं। अब देखिए शेयर मार्केट एक छोटा वर्ड है। अब हम लोग शेयर मार्केट बोलें या फिर स्टॉक, STOCK, थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत हो सकती है आपको समझने में, मैं बता दूँगा। तो ये हमारा क्या है, स्टॉक। तो इस शेयर मार्केट समझिए क्या होता है। अब स्टॉक बोलो या फिर शेयर बोलो, बात एक ही होती है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तो शेयर मार्केट बोलो या फिर स्टॉक, शेयर को स्टॉक नाम से भी जानते हैं, तो शेयर मार्केट बोलो या फिर स्टॉक मार्केट बोलो, बात एक ही है,
ये बात तो समझ गए हम, शेयर मार्केट क्या होता है, वर्ड बाय मीनिंग, है ना। तो जहाँ पे शेयर खरीदा और बेचा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट। अब देखिए थर्ड वर्ड क्या है, सिक्योरिटी मार्केट। मतलब हम लोग शेयर मार्केट को तीन वर्ड से जानते हैं, पहला होता है शेयर मार्केट, दूसरा स्टॉक मार्केट, या फिर सिक्योरिटी मार्केट। अब देखिए जो ये सिक्योरिटी मार्केट है ना, ये एक बड़ा वर्ड है। बड़ा वर्ड मतलब कि ये हमारी सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में क्या क्या चीज़ आती है, देखिए शेयर मार्केट आता है, बॉन्ड मार्केट आता है, डिवेंचर मार्केट आता है, या फिर अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी मार्केट एक बड़ा वर्ड हो गया। सिक्योरिटी मार्केट जो है वो क्या हो गया, एक बड़ा वर्ड हो गया। और इसके अंदर में आते हैं शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डिवेंचर मार्केट, ठीक है, या फिर अदर गवर्नमेंट या अदर सिक्योरिटीज जो भी होंगी। अब देखिए ये हम समझ गए शेयर मार्केट क्या होता है। अब शेयर मार्केट, पहले शेयर क्या होते हैं एक बार समझें, क्योंकि जो बेसिक जो नए लोग हैं उनको पता ही नहीं भाई शेयर होता क्या है। मतलब हम लोग ट्रेडिंग तो करते हैं कि हाँ, हम तो जनरली ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, बट जो लोग शेयर में ट्रेडिंग करते हैं या शेयर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो पूछेंगे भाई शेयर होता क्या है। शेयर मार्केट समझ में, बट शेयर क्या है। तो शेयर क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं। शेयर क्या होता है, शेयर मतलब होता है एक पार्ट ऑफ कैपिटल। एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ मैं तो पार्ट ऑफ कैपिटल। अब बात उठेगी भाई कैपिटल क्या होता है। तो वैसे कैपिटल सबको जानते हैं कि कैपिटल क्या होती है, पूंजी, है ना। कैपिटल मतलब पूंजी हिंदी में, कि अगर जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है, अगर जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब कैपिटल जो होता है देखिए कई तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे कोई छोटी सी शॉप खोलनी है, तो उस शॉप के लिए मान लीजिए मुझे लगने वाला है सपोज 1 लाख रुपए। तो हो सकता है वो 1 लाख रुपए मैं खुद से अरेंज कर लूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर मैं वही बोलूँ मुझे कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो हो सकता है मुझे लगने वाला हो 5 करोड़ रुपए। तो हो सकता है मेरे पास 5 करोड़ रुपए ना हो। या फिर हो सकता है मुझे कोई कंपनी बनानी हो जिसमें कोई फैक्ट्री भी है प्लस कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होगी, तो उसमें हो सकता है मुझे शायद 100 करोड़ लगने वाला हो। अब मेरे पास 100 करोड़ तो है नहीं, है ना। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि यार मेरे पास ना ही 100 करोड़ रुपए है, ना ही 5 करोड़ रुपए है। हाँ, हो सकता है 1 लाख मेरे पास हो। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं खुद का पैसा पूरा लगा दूं और अपना बिजनेस चालू कर लूं। बट यहाँ पे क्या होगा कि मेरे को 5 करोड़ मेरे पास तो है नहीं, हो सकता है मेरे पास 1 करोड़ रुपए ही हो। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पैसे को अलग अलग जगह से लोगों से अरेंज करूंगा। अब मैं कहाँ से अरेंज कर सकता हूँ इसमें, देखिए जो हम अरेंज कर सकते हैं वो पैसा वो कहाँ से कर सकते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। ठीक है, तो जो हमको कैपिटल चाहिए होती है, कैपिटल, जो कैपिटल चाहिए होती है वो हम कहाँ से कर सकते हैं अरेंज। कैपिटल कई सोर्स से अरेंज कर सकते हैं। पहले तो हमको सेल्फ, जो हमारे पास खुद के पास हमारे पास में पैसा रखा हुआ वो हम यूज़ करेंगे। अगर सेल्फ से भी नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक लोन ले सकते हैं, या फिर बैंक से अगर लोन नहीं लेते हम, हो सकता है हमारे कुछ फ्रेंड्स कलीग हों जिससे हम लोग पैसा ले सकते हो। तो अपने जो, इसे हम लोग बोल सकते हैं प्राइवेट इशू। प्राइवेट इशू मतलब कि हमने अपने किसी दोस्त फैमिली मेंबर से पैसे ले लिए, है ना। तो ये हमारा प्राइवेट प्राइवेट इशू हो गया एक तरह से। अब या फिर जो कि हम लोगों को पढ़ना है मेन, वो क्या है, वो है पब्लिक इशू। अब पब्लिक इशू क्या होता है, पब्लिक इशू पब्लिक इशू क्या होता है कि देखिए यहाँ पे तो हमको समझ में आ गया भाई, सेल्फ मतलब हमको अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना है। दूसरा हो गया बैंक से लोन लेना, ये भी हमको समझ में आता है। प्राइवेट इशू भी समझ गए भाई कि हम अपने फैमिली मेंबर से, दोस्त यारों से पैसा ले लिए, ठीक है। अब ये पब्लिक इशू मतलब क्या होता है, पब्लिक इशू मतलब होता है कोई कंपनी है जैसे, अब वो कंपनी क्या चाहती है भाई, मेरे पास इतना पैसा, मुझे अगर 100 करोड़ रुपए चाहिए तो मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है। और ना ही बैंक से अगर मैं पैसा लूंगा, तो बताइए बैंक क्या करेगी, बैंक मुझसे इंटरेस्ट लेगी, है ना। तो मैं चाहता हूँ यार कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए रास्ता जिससे मुझे पैसा भी मिल जाए और मुझे इंटरेस्ट भी ना देना पड़े, है कि नहीं। मैं तो यही चाहूंगा मुझे इंटरेस्ट भी ना देना पड़े और मुझे पैसे मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा पब्लिक के पास में। अब पब्लिक के पास जाने से क्या होगा, 1 मिनट, चलो। तो हम अभी क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कैपिटल के बारे में कि कैपिटल हम लोग कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो हमने बात की पहले कि हम सेल्फ से अपने पास जो कैपिटल पैसा हमारे पास में होगा वो हम अरेंज कर सकते हैं, या फिर बैंक से लोन ले सकते हैं। बट हमको बैंक से लोन लेंगे तो क्या होगा, हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। या फिर प्राइवेट इशू, प्राइवेट इशू मतलब क्या होता है कि आप चाहें तो अपने फ्रेंड से, कलीग से, मेंबर से, जो आपको जिसको आप जानते हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे पैसा मांग सकते हैं। और फोर्थ क्या होता है, पब्लिक इशू। अब पब्लिक इशू मतलब क्या होता है, जो हम शेयर समझ रहे हैं, शेयर वर्ड क्या होता है ना। तो हमको मेन समझना है शेयर क्या होता है। तो हमने क्या बोला, शेयर मतलब होता है पार्ट ऑफ कैपिटल, पार्ट ऑफ
कैपिटल हमने ये बोला। अब भाई पार्ट ऑफ कैपिटल होता है, ठीक है, बट ये कैपिटल क्या होती है हमने बोला, तो कैपिटल होती है क्या, जो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं अपने बिजनेस को चालू करने के लिए, है ना। अब देखिए कैपिटल हो सकता है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि हम सिर्फ कैश लाएं तो हम वही उसी कैपिटल बोलेंगे। हो सकता है मेरे एक छोटी सी शॉप है और उसमें मैं कोई अपना घर से फर्नीचर उठा के ले आया, या फिर हो सकता है मैंने टेबल कुर्सी उठा के ले आया, या फिर कुछ भी चीज, जो भी मतलब एक बिजनेस का ऑनर बिजनेस में लगाता है, चाहे वो कैश फॉर्म में हो या फिर कैश के अलावा अदर असेट्स के फॉर्म में हो, है ना। लैंड है, बिल्डिंग है, हो सकता है मैंने अपने ही एक जो जमीन मेरी खाली थी या फिर जो घर खाली था मैंने उसमें अपनी शॉप खोला है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ही शॉप पे खोल लिया, है ना। तो इससे क्या होगा कि मुझे अब जो बिल्डिंग मुझे बाद में रेंट में लेनी पड़ती किसी और से, वो मुझे अब रेंट पे नहीं लेनी पड़ेगी। तो एक तरह से मेरे लिए वो भी क्या होगी, कैपिटल काम करेगी। हो सकता है देखिए, मतलब क्या होगा, कैपिटल, कैपिटल एक बड़ा वर्ड हो गया यहाँ पर। यहाँ पे जो कैश है वो तो हमारे पास आएगा ही आएगा कैपिटल में, प्लस अदर असेट्स। अब अदर असेट्स मतलब क्या है, जो भी चीजें हम बिजनेस को रन करने के लिए यूज करेंगे वो सब क्या होंगी, असेट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या है, पब्लिक इशू करके हम भी पैसा रेज कर सकते हैं। अब पब्लिक इशू मतलब क्या होता है कि हमने पब्लिक, कंपनी क्या की, कंपनी ने पब्लिक में शेयर इशू किए। अब शेयर क्या होता है, हम बताया मैंने कि शेयर क्या होता है, कंपनी की टोटल कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कंपनी को 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो कंपनी के पास क्या 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या कंपनी किसी एक पर्सन से मांग सकती है 100 करोड़ रुपए? ऑब्वियसली नहीं मांग सकती है। तो कंपनी क्या बोलेगी, एक काम करता हूँ मैं अपनी 100 करोड़ रुपए को ना पब्लिक से मांगना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस कैपिटल को मैं बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करूँ ताकि हर कोई अप्लाई कर सके कि हाँ मैं आपका शेयर लेना चाहता हूँ। तो इसने क्या किया, 100 करोड़ को एक 1,000 करोड़ में शेयर में बांट दिया। मतलब मान लीजिए कि 100 था, ये 100 करोड़ छोड़ो, अभी सब मान लो कि 100 रुपए लेना था, ठीक है ना। अब करोड़ उसके आगे आप जोड़ लो ताकि थोड़ा इजी रहे। तो हमने क्या किया, 100 रुपए मान लो कंपनी को चाहिए था, 100 करोड़ को, 100 रुपए को इसने क्या किया, 10 पार्ट में बांट दिया। मतलब अब इसकी एक शेयर कीमत कितनी हो गई है, 10 रुपए, है ना। मतलब एक शेयर की कीमत 10 रुपए होगी। मतलब अगर किसी को अगर एक शेयर लेना है, अगर किसी को एक शेयर लेना है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, उसको देने पड़ेंगे सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए देने पड़ेंगे एक शेयर के लिए। उसको 100 शेयर लेना तो 100 से लेना तो 1,000 देना पड़ेंगे। इस तरह से वो शेयर ले सकते हो। तो यहाँ पे हम शेयर का मतलब समझ रहे हैं, शेयर क्या होता है, शेयर कंपनी की टोटल कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट होता है सिर्फ, ठीक है। तो ये कैपिटल क्या होती है वो हम समझ गए, है ना। कंपनी का मालिक, जो कंपनी का ऑनर होता है, वो जो बिजनेस में लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और जो शेयर क्या होता है, शेयर टोटल कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट होता है, जो हम लोग अब जो हम लोग किसी भी कोई भी कंपनी के शेयर हम लोग लेते हैं, वो क्या होता है, कंपनी की टोटल कैपिटल का छोटा सा पार्ट होता है। तो इसे हम बोलते हैं शेयर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। हम लोग शेयर समझ गए। देखिए शेयर क्या, शेयर कैपिटल क्या होती है समझ गए। शेयर कैपिटल बोलो या फिर स्टॉक मार्केट बोलो, एक ही बात है। सिक्योरिटी मार्केट हमने समझ गया क्या होता है। इसमें शेयर मार्केट आता है, बॉन्ड मार्केट आता है, डिवेंचर मार्केट। अब बॉन्ड और डिवेंचर क्या होते हैं। देखिए बॉन्ड और डिवेंचर मतलब होता है, बॉन्ड एक तरह का क्या होता है, एक ये मान लीजिए जैसे बैंक से हम लोग कोई पैसा लेना होता है अगर, तो वो उसके बदले में कुछ देना पड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड में एक, जैसे मान लीजिए शेयर में क्या होता है कि हमने शेयर लिया, कंपनी शेयर इशू की हमको, हमने कंपनी को पैसा दे दिया। अब कंपनी को हमसे क्या चाहिए, कंपनी को हमसे चाहिए सिर्फ पैसा। हमने कंपनी को पैसा दे दिया। लेकिन आगे क्या होगा कि जब बॉन्ड मार्केट में क्या होता है कि कंपनी पैसा लेती है और उसके बदले में एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ इंटरेस्ट देती है, चाहे वो बॉन्ड हो या फिर डिबेंचर हो। दोनों केस में क्या होता है, कंपनी हमको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो बॉन्ड बॉन्ड या फिर डिबेंचर में क्या होता है, इसमें कंपनी क्या करती है, फिक्स रेट से फिक्स रेट से इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट देती है किसको, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं या बॉन्ड होल्डर होते हैं, बॉन्ड होल्डर बोलो या फिर डिबेंचर होल्डर बोलो, उनको एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। जबकि जो लोग शेयर लेते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। देखिए एक चीज और, जो शेयर लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। जो बॉन्ड लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड होल्डर। जो डिबेंचर लेता है उसे क्या बोलते हैं हम, डिबेंचर होल्डर। अब देखिए जो शेयर लेता है उसे शेयर होल्डर बोलते हैं। तो जो शेयर होल्डर होता है ना, वो कंपनी का क्या होता है, ऑनर होता है। अगर आप सोचेंगे कि यार रिलायंस कंपनी जो है हमारी है, रिलायंस कंपनी या फिर टाटा कंपनी जो है हमारी, टाटा कंपनी के ऑनर कौन है, हम लोग जानते हैं, तो क्या बोलेंगे कि टाटा कंपनी के ऑनर जो है वो हमारे रतन टाटा जी हैं, है ना। अब रतन टाटा क्या सिर्फ वही बस ऑनर है, नहीं, ऑब्वियसली नॉट। क्योंकि क्या होता है, रतन जो टाटा कंपनी है ना, इसके शेयर जो है वो पब्लिक में इशू हुए हैं, है ना। मतलब हर कोई बंदा जिसने शेयर लिया हुआ टाटा कंपनी के, हर वो बंदा ऑनर है।
मतलब अगर आपके पास 10 शेयर कंपनी के हैं या एक शेयर भी है तो आप कंपनी के क्या कहलाएंगे, ऑनर कहलाएंगे। हाँ, आपके पास उतना राइट नहीं हो जितना इनके पास में है, क्योंकि इनके पास में हो सकता है 50% या 60% शेयर इनके पास में, अकेले के पास में है। तो आपके पास एक शेयर है और इनके पास में 50% शेयर है, तो ऑब्वियसली उनके पास राइट ज्यादा होगा, या आपके पास राइट कम होगा, बट हाँ आप भी कंपनी के ऑनर कहलाएंगे। शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का क्या होता है, मालिक होता है, ऑनर होता है। इसको कंपनी की हर एक मीटिंग में क्या होता है, वोट करने का राइट होता है। मीटिंग में वोट करने का राइट होता है। हाँ, इनको वोटिंग पावर उनके शेयर के हिसाब से मिलेगी। अगर आपके पास एक शेयर है तो आप उसके अकॉर्डिंग वोट कर सकते हैं, आपको उतना ही मतलब भाव दिया जाएगा। अगर आपके पास 50% शेयर है तो आपको ज्यादा भाव दिया जाएगा। बट हाँ, आपको भी राइट है मीटिंग में जाने का और मीटिंग में किसी भी मुद्दे पे वोट करने का। तो शेयर होल्डर कौन होता है, कंपनी का मालिक होता है। मतलब जब जब कभी भी कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है ना, तो उससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग ऑनर होते हैं, मान लीजिए जैसे रतन टाटा है, इनके पास 60% शेयर था, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, 1 लाख शेयर और इशू कर दिए, तो अब क्या होगा, 1 लाख नए ऑनर बन जाएंगे। तो इससे हो सकता है जो इनका 60% शेयर था, हो सकता है वो 59 पॉइंट कुछ परसेंट कम हो जाए, 0.5 0.1 से कम हो जाए। तो इससे क्या होता है, नए शेयर इशू करने से जो पुराने ऑनर होते हैं ना, उनकी कैपिटल क्या होती है, कम हो जाती है, उनका रेशियो क्या होता है कैपिटल में, कम हो जाता है ना। तो शेयर होल्डर, जो शेयर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। और जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का क्या होता है, मालिक होता है। इतना हम समझ गए। और जो बॉन्ड लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड होल्डर। और जो डिबेंचर लेता है उसे बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। लेकिन ये लोग कंपनी के ऑनर नहीं होते हैं, ये ऑनर नहीं होते कंपनी के, है ना। इनको कोई भी वोट करने का राइट नहीं होता किसी भी मुद्दे पे। कि भाई अगर मान लीजिए जैसे जियो है, अब रिलायंस है, उसको जियो लॉन्च करना है, तो वो क्या किसी से पूछेगा, इन लोगों से बिल्कुल नहीं पूछने वाला कि क्या करें क्या नहीं करें। जबकि जबकि इनसे क्या होगा, इनसे पूछेगा, इनको बुलाएगा मीटिंग में और बोलेगा भाई हम ये करना चाहते हैं कि हम करें कि नहीं करें, आप वोट करो, है ना। किससे, शेयर होल्डर से पूछेगा, क्योंकि ये कंपनी के ऑनर हैं। इनको क्या होता है, इनको फिक्स इंटरेस्ट दे दिए और बोले तुम भाई निकल लो साइड में, इनको कोई मतलब नहीं होता है ना कंपनी से। जबकि ये क्या करते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। अब बताओ एक चीज की, क्या कोई कंपनी की मीटिंग में वोट करने के लिए कोई शेयर लेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं। तो कोई भी शेयर क्यों लेता है, कोई भी शेयर क्यों लेता है, शेयर लेने से क्या फायदे होते हैं। तो शेयर लेने से मेनली दो फायदे होते हैं, इसके अलावा कोई भी फायदा नहीं होता। पहला होता है डिविडेंड, और दूसरा होता है प्राइस एप्रिसिएशन। प्राइस एप्रिसिएशन मतलब आपने अगर मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर लिए हैं ना, तो जो कंपनी होल ईयर, जो कंपनी कमाएगी, जो प्रॉफिट होगा कंपनी को, नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। जो कंपनी को नेट प्रॉफिट होगा ना, कंपनी क्या करेगी, इस नेट प्रॉफिट में से कंपनी इस नेट प्रॉफिट में क्या करेगी, दो पार्ट करती है। पहला पार्ट करती है जो शेयर होल्डर को देती है, और दूसरा पार्ट होता है जो बचा के रखती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग ये क्या होता है, ये वो पार्ट होता है जो कंपनी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट लाना है अगर, तो वो उसके लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए बचा के रखती है, ठीक है ना। बचा के रखती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। जबकि जो पैसा शेयर होल्डर को बांटती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गया सबको। वो जो कंपनी कमाती है पूरे साल भर में, वो जो नेट प्रॉफिट बचता है सब कुछ खर्चे वर्चे काटने के बाद में, जो नेट प्रॉफिट बचता है उसका दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कंपनी अपने पास रखती है भविष्य के लिए, कुछ प्रोजेक्ट लाने के लिए या कोई काम करने के लिए। दूसरा पार्ट होता है जो शेयर होल्डर को बांटती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो जो मेन इनकम होती है हमारी, वो क्या होती है, डिविडेंड से होती है। और दूसरी क्या होती है हमको, रिटेन्ड अर्निंग। अब देखिए रिटेन्ड अर्निंग से हम क्या बोलेंगे कि यार हमको, हम चाहेंगे कि ये पूरा पैसा डिविडेंड ही बांट दे कंपनी, है ना। कि हमको तो डिविडेंड मिल रहा है, अगर ये तो हमको मिल ही नहीं रहा है तो कंपनी रख लेगी बात के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई पूरा पैसा डिविडेंड ही बांट दो। बट एक बात याद रखिएगा, जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है ना, जैसे मान लीजिए अगर कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाया, अगर उसने पूरा 1 लाख बांट दिया सपोज, डिविडेंड देना क्यों जरूरी है और डिविडेंड और ये बचाना क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है, वो बता रहा हूं मैं। देखिए डिविडेंड देने से क्या होता है, लोगों को एक जल्दी जल्दी अर्निंग मिलती है। मान लो कोई किसी ने अगर शेयर लिया है 20 साल के लिए, अब उसको 20 साल तक कोई पैसा तो मिलेगा नहीं, तो वो डिमोटिवेट होगा ना कि यार कुछ अर्निंग ही नहीं हो रही है। तो कंपनी क्या बोलती है, यार पूरा एकदम हम पूरा नहीं रखेंगे पैसा, हम कुछ पैसा बांटेंगे ताकि शेयर होल्डर कुछ पैसा मिलता रहे, तो उसको भी कुछ एक सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ भाई कुछ मिल रहा है मुझे। लेकिन अगर सिर्फ अगर ये सोच के पूरा ही बांट दे पैसा कंपनी, तो भविष्य में जो काम करेगी वो कैसे करेगी, जो कमाया वो पूरा बांट दिया अगर, तो फिर तो गया काम से पूरा पैसा। अब बचाया क्या, कुछ भी नहीं।
तो भविष्य में कहाँ पैसे, फिर से पब्लिक इशू लाएगी, फिर लोन लेगी बैंक से, पैसे में तो हो गया काम, फिर प्रॉफिट होगा ही नहीं कभी। तो कंपनी क्या बोलती है, कुछ पैसा हम बांटेंगे और कुछ पैसा रखेंगे। जो कंपनियां ज्यादा पैसा, ज्यादा डिविडेंड बांटती है ना, कुछ लोग डिविडेंड के लिए लेते हैं पैसे शेयर को, और कुछ लोग लेते हैं प्राइस एप्रिसिएशन के लिए। मतलब अगर मान लीजिए जैसे रिलायंस का प्राइस है, अगर उसका प्राइस चल रहा है 2400 रुपये अभी, ठीक है, अभी चल रहा है मान लीजिए 2400 रुपये चल रहा है इसका प्राइस, ठीक है, रिलायंस का शेयर का प्राइस। अब अगर मान लीजिए कंपनी को कोई ऐसी न्यूज आती है कि भाई कोई फॉरेन की कंपनी है, उसने रिलायंस को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया मतलब कि एक काम करने के लिए कोई प्रोजेक्ट दिया, मतलब कोई प्रोजेक्ट दिया है, और उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, मतलब जो पैसा उनको मिलने वाला है, उस फंडिंग होने वाली है उसे, वो कितनी है, 5000 50,000 करोड़ रुपए, या फिर 5 लाख करोड़, और थोड़ा सा रिलायंस के हिसाब से बड़ा देखना है, तो 5 लाख करोड़ रुपीज क्या है उसको, मतलब आने वाला है। और उस 5 लाख करोड़ में से उसका करीब करीब 2 लाख करोड़ तो उसका फायदा है, नेट प्रॉफिट होगा, ये प्रोजेक्टेड है, मतलब ऐसा नहीं कि आज ही मालूम चल जाएगा आपका सब कुछ। ये आपने क्या किया, प्रोजेक्ट लगाया कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है ना। अब बताओ मुझे, अगर रिलायंस कंपनी जो प्रॉफिट होने वाला है वो अगर पूरा पैसा बांट देगी, तो लगता है आपको कोई ग्रोथ होगा कंपनी में? ऑब्वियसली नहीं होगी। बट कंपनी क्या बोलेगी, मैं भाई 2 लाख में से क्या करूंगी, 1 लाख बांट दूंगी, और 1 लाख को क्या करूंगी, बचा के रखूंगी किसी लिए, फ्यूचर में और कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए, है ना। तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट जो बचाते हैं हम रिटेन अर्निंग के नाम से, इससे क्या होता है, हमारी कंपनी के जो शेयर होते हैं वो बढ़ते हैं। अब जैसे ये प्रोजेक्ट आएगा ना कि ऐसा ऐसा आएगा, न्यूज आएगी, तो वैसे रिलायंस का शेयर प्राइस जो है ना, वो 2400 रुपये सीधा पहुंच जाएंगे कहाँ, 2500 रुपये, 2600 रुपये, 2700 रुपये पहुंच जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉफिट तो भविष्य में होने वाला है, आज तो प्रॉफिट नहीं हो गया ना, वो तो बाद में काम करेंगे, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट बचेगा, वो तो हो सकता है 2 साल 5 साल बाद हो। बट शेयर मार्केट में क्या होता है ना, फ्यूचर जो ग्रोथ होने वाली होती है ना, वो शेयर मार्केट में आज ही वो प्राइस में इंक्लूड हो जाती है। इसलिए ऐसा होता है कि जो न्यूज आती है उसके कारण क्या होता है, अब देखिए कोई न्यूज अगर अच्छी आई या बुरी न्यूज आई, उससे क्या होता है, वो कंपनी के शेयर तुरंत गिर जाते हैं या बढ़ जाते हैं। अब वो उसका इफेक्ट तो बाद में होने वाला है ना भाई, जैसे ये प्रोजेक्ट मिला, बाद में प्रॉफिट कमाएगा, बाद में कुछ होगा, बट आज ही शेयर प्राइस गिर जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, डिविडेंड और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग। तो ये चीज समझ में आ गया, कोई कंपनी की कोई अगर आप शेयर लेंगे उससे क्या फायदे होंगे, दो फायदे, आपको डिविडेंड मिलेगा और दूसरा प्राइस में एप्रिसिएशन होगा। ये दो फायदे होते हैं हमको किसी कंपनी के शेयर लेने से। इसके अलावा और कोई फायदा होता है क्या? नहीं, इसके अलावा और कोई फायदा नहीं होता, ये दो फायदे ही होते हैं बस, ठीक है। हम्म। अब देखिए, ये हमने बात कर ली, सेकंड पॉइंट के बारे में ही हमने बात कर ली कि हमको व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग शेयर्स इन शेयर मार्केट में। अगर हम कोई शेयर लेते हैं, क्या फायदा होते हैं, तो हमने बात कर ली कि हमको डिविडेंड मिलता है, और दूसरा प्राइस में अप्रिसिएशन जो होता है वो आपको फायदा होगा। आपने 2400 में लिया, वो प्राइस बढ़कर 2700 2800 हो गया, आप उसमें बेच सकते हैं उसको, आपको 400 500 प्रॉफिट हो जाएगा पर शेयर पे। तो पहला फायदा हो गया हमको शेयर लेने पे डिविडेंड, दूसरा फायदा हो गया हमको प्राइस में अप्रिसिएशन। अब तीसरा क्वेश्चन जो होता है, जनरली लोग पूछते हैं, वो क्या, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो जनरली लोगों को पूछना चाहिए ये पूछते हैं, है ना। तो हमने पहले बात की शेयर मार्केट क्या होता है, पता होना चाहिए भाई, उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी। दूसरा हमने पूछा कि भाई शेयर क्यों ले, कोई भी शेयर क्यों ले। हमने बताया कि शेयर लेने से क्या फायदे होंगे, उसको ऑनरशिप मिलेगी, उसको मीटिंग में बुलाया जाएगा, एक अलग इज्जत मिलेगी भाई कि हाँ आपको रिलायंस कंपनी में बुलाया गया है, कि आपको मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है ना। और दूसरा क्या होगा, डिविडेंड मिलता है, एक इज्जत पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं है ना। बट जो हमको यहाँ पे पैसा डिविडेंड के नाम से मिलेगा वो तुम्हारा प्रॉफिट ही है, जो शेयर के प्राइस में अप्रिसिएशन होगा वो भी हमारा प्रॉफिट ही है ना। तो ये हमको बेसिक प्रॉफिट होते हैं शेयर लेने से किसी कंपनी के। अब दूसरा देखिए ये क्या है कि अगर हम लोग इस शेयर मार्केट रिस्की है कि नहीं, ये हर कोई पूछना चाहता है, और जो नए वाले होते हैं, जो नए लोग होते हैं, वो तो पूछते ही हैं, और वो यही सुने होते हैं क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत लॉस होता है लोगों को। अब बताइए लॉस किसको होता है, लॉस मतलब क्या होता है, आप कोई काम करो और आप उसमें फेल हो जाओ, है ना, यही होता है लॉस। अब अलग अलग तरह से आप बोल सकते हैं उसको। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप मान लीजिए बाइक चलाते हैं, ठीक है, अगर आप बाइक चलाते हैं, अगर आपको बाइक चलाने का नॉलेज नहीं है, मतलब आपको पता नहीं है क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, और कहाँ से कब ब्रेक लगाना, कब क्लच लगाना, कब कैसे चालू करना है, कब कितना एक्सीलेटर छोड़ना है, अगर आपको पता नहीं है, तो बताइए क्या आपके लिए बाइक चलाना भी रिस्की नहीं है? फिर तो वो भी रिस्की है, क्योंकि भाई बाइक चलाना मतलब कि आपको क्लच पता नहीं है, ब्रेक पता नहीं है, आप बैठ गए और चलाने लगे, पक्का ठोकाना फिक्स है उसमें, तो फिर आप बाइक भी चलाएंगे नहीं। मतलब अगर मान लो आप कार चलाना नहीं जानते अभी, तो आपको पता होना चाहिए भाई कार कैसे चलानी है, कितनी स्पीड में कितना कितना अपने को टर्न करना है, कितना अपने को ब्रेक लेना है, सब कुछ पता होना चाहिए। तो अगर आप बिना जाने, बिना समझे, बिना नॉलेज लिए, बिना प्रैक्टिस किए सीधा कार चलाने लग गया अगर, तो क्या होगा? पता ही है क्या होगा अपने को, एक्सीडेंट होगा, बड़ा लॉस होगा वो तो,
है ना? फाइनेंशियल लॉस से ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा बड़ा लॉस क्या होता है? हेल्थ हेल्थ का लॉस। तो वो तो बड़ा लॉस हो जाएगा, पर हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉपर लर्निंग लेते हैं, भाई तू सिखा दे मुझे, ये सिखा दे। उस सीखने के बाद में हम लोग मतलब मेन रोड में जाते हैं, पर पहले सीखेंगे ग्राउंड में। ठीक है, ग्राउंड में सीखेंगे, ग्राउंड में या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई आता-जाता ना हो, है ना? वहाँ सीखेंगे, उसके बाद जब अच्छा थोड़ा-सा हाथ-पाँव बैठ जाएगा अच्छे से, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, चलो आप थोड़ा-सा सड़क में ट्राई करते हैं, रोड में ट्राई करते हैं। मतलब पहले हमने पहले पूछा क्या होता है, गियर कौन-सा है, क्लच कौन-सा है, ये वो सब कुछ जानकारी ली, उसके बाद फिर ग्राउंड में ट्राई किया, उसके बाद फिर थोड़ा धीरे-धीरे हमने रोड में, खाली रोड में ट्राई किया, उसके बाद फिर मेन मार्केट में धीरे-धीरे जाते हैं। मतलब कितना हम लोग सोचते हैं, है ना? अगर हम लोग ये भी बिना नॉलेज लिए, बिना कुछ जाने कर दें तो क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कोई भी काम, सिर्फ शेयर मार्केट नहीं, कोई भी काम जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं है किस चीज़ का, तो आप ये लिख के ले लो, आपको वहाँ पे लॉस होना ही है, वो फिज़िकली हो या फाइनेंशियली हो, उससे मतलब नहीं है। शेयर मार्केट में होगा तो फाइनेंशियली लॉस होगा, अगर रियल लाइफ में है तो हो सकता है आपको फिज़िकली लॉस हो जाए। तो लॉस होना तय है अगर आपको नॉलेज नहीं है। तो अगर नॉलेज है आपको, तो आपने सीख लिया कार कैसे चलाने हैं, एक्सेलेरेटर क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, क्लच क्या होता है, गियर क्या होता है, सब आपने सीख लिया, फिर चलाइए, आपको रिस्क कम हो जाएगा। देखिए, सीखने के बाद भी लोगों को एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि आप सीख लिए तो भाई अब तो गारंटी मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता। कोई लिख दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, दुनिया है, ज़िंदगी है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही शेयर मार्केट में भी लॉस हो सकता है सीखने के बाद भी, ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की, वहाँ बढ़ जाएगी। आप अगर 10 में से 10 ट्रेड लेते हैं, अगर 10 में आपने सीखा है, लर्न किया है, प्रैक्टिस किया है, बैक टेस्टिंग की है ना? पेपर ट्रेडिंग करी है, उसके बाद आपने कहीं जाके अपना मार्केट में उतरे हैं आप, तो क्या होगा उससे? आपको ये पता होगा भाई मैंने बैक टेस्टिंग कर रखी है, मैंने पहले चार्ट देखा, कैंडल पढ़ा, मैंने सब कुछ सीखा है, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेडिंग उतरा हूँ, है ना? तो आपको पता होगा कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, आपको माइंडसेट क्लियर है कि मुझे कितने ट्रेड लेने हैं, मुझे कब ट्रेड लेने हैं, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, ये सब आपको क्लियर है। तो आपको क्या होगा, लॉस के चांसेस कम हो जाएँगे। लॉस हो नहीं होंगे ये तो कोई बोल ही नहीं सकता, कोई कितना बड़ा ट्रेडर हो, नहीं बोल सकता कोई भी। लॉस तो होने हैं, पर ये क्या होगा, 10 में से जो आप 5 लॉस करते, या 4 लॉस करते, या 6 लॉस करते, वो आप हो सकता है 10 में से आप 1 या 2 लॉस करो। है ना? वो कब होगा, जब आप लोग ट्रेडिंग करते-करते प्रैक्टिस कर लेंगे, और एक एक लेवल के बाद, हाँ, 5-6 महीना आपने, पहले 2-3 महीना आपने अच्छे पढ़ाई की उसकी, है ना? नॉलेज लिया, यहाँ से यूट्यूब से क्लासेस करी, सब कुछ किया। उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद आपने थोड़ा-सा पेपर ट्रेडिंग करी। भाई मैं अगर मान लो, पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट अभी क्या है, सिंपल बता दूँ मैं। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि आपने देखा भाई ये शेयर मुझे लगता है कि ऊपर जाने वाला है, तो आपने पे प्राइस लिख लिया कॉपी में कि भाई मैं सोचा था यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और मैं यहाँ अगर इससे नीचे अगर 100 से ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा, अगर 95 आ गया तो मैं सेल कर दूँगा, और मेरा टारगेट होगा 105, 110। अब ये हमने क्या किया, अपने मन में ऐसा सोच लिया और आपने लिख लिया पेपर में। अब बाद में देखेंगे कि यार ऐसा-ऐसा हो गया कि नहीं हुआ। ये क्या होगा, पेपर ट्रेडिंग हो गई। हाँ, इसके भी कुछ प्रॉफ़िट है, लॉस है, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। पर फिलहाल कि स्टार्टिंग में हाँ, पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। है ना? तो बैक टेस्टिंग कर लिया आपने, सब कुछ देख लिया, उसके बाद आपने क्या किया, फंड डाला भाई। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैं तो बोलता हूँ पहले ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्टिंग कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल ज़ीरो से कर रहे हैं, तो पहले आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मत जाइए। ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले 10-15 दिन तक ना आप शेयर खरीदिए बेचिए। शेयर खरीदने बेचने में क्या होता है, सपोज़ अगर मान लीजिए कोई शेयर आप लेते हो, तो वो आपको शेयर कितने में पड़ेगा? कोई भी शेयर होंगे, मान लो आप जैसे टाटा का शेयर लेते हैं, टाटा मोटर्स का। ये शेयर करीब चल रहा है ₹500 के आस-पास, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ एक शेयर में काम करते हैं, अब बताइए, अब मुझे अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें, तो मैं इतना मान चलता हूँ कि आपके पास 5-10 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए हैं, है ना? उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करने की सोचेंगे, उससे कम में आ गया तो फिर आप सोचना ही फालतू गलत है आपके साथ में, आपका, है ना? तो 5 मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल सिर्फ 500 का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। आपके पास 20 हज़ार रुपए हैं, पर मैं कितने का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, सिर्फ 500 का, कि आपको कितने लगाने हैं अभी ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ 500 रुपए। आपने क्या किया, टाटा मोटर्स का 1 शेयर बाय कर लिया। अब आपने बैक टेस्टिंग कर ली, पेपर ट्रेडिंग कर ली, बट आपको करना क्या है, लाइव मार्केट ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी, उसके बिना कुछ भी नहीं। पेपर ट्रेडिंग यूजलेस है अगर आपने बाद में फिर प्रैक्टिस नहीं की तो, क्योंकि होता क्या है ना, कि जब मार्केट में ना अपना वो ग्रीन रेड होता है ना, ग्रीन रेड, वो जो हार्ट है ना, उस टाइम में हार्ट ऊपर नीचे होता है उतने में, तो वो ग्रीन रेड को, फीलिंग को, इमोशन को कंट्रोल करना सीखना बहुत जरूरी है। अब आपको ऐसा नहीं कि सीधा आपने 10 लाख लगा दिए, 1 लाख लगा, 2 लाख लगा दिए, आप ट्रेडिंग करना चालू कर दो, वहां तो आप पक्का लॉस करेंगे। 100% लिख के ले लो आप स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो, है ना? आपको करना क्या, आपने एक शेयर लिया, 500 में लिया, आपने बोला कि अब मेरा जो एसएल है वो मैं क्या लगाऊंगा, 495 का, और टारगेट लगाऊंगा मैं कितना, 505 का, या 510 का। अब हुआ क्या कि आपने 500 में बाय किया, आपका एसएल के नियर गया, आपने देखा, आपको वहां समझ में, कि यार 4 रुपए कहीं लॉस, मेरा एसएल हिट होने वाला, भले ही आपने एक शेयर लिया है, 5 रुपए का लॉस हो, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको देखना कहीं ना कहीं फीलिंग होगी, यार कहीं एसएल हिट ना हो जाए। अब आप सोचो, अगर ये एक शेयर नहीं, या आपके अगर 1000 शेयर हैं,
आप यहाँ आपने सिर्फ सोचा, कहीं थोड़ा डर लगा कि यार 496 आ गया, कहीं लॉस ना हो जाए, आप थोड़ा सा सोच रहे थे। आप अगर 1000 शेयर लिए ना, आपकी जान मतलब निकल के मुंह में आ जाएगी। मतलब ये हालत होती है कई बार। तो ये जो हालत होती है, ये कैसे, अब इसको कैसे कंट्रोल करें? इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप प्रॉपर पहले स्टार्टिंग करो एक शेयर से। एक शेयर लिए, फिर 10 शेयर लिए। अपने इमोशन को देखो आप कहाँ तक कंट्रोल कर पाते हैं, है ना? एक शेयर लो, 10 शेयर लो, फिर 100 शेयर में जाओ, फिर 500 में जाओ। इस तरह से अपन धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अपन 1000 शेयर फंड डाले, पैसा है तो 1000 पे शेयर खरीद लिए सीधा, लो अब तो आर या पार। अब कुछ लोग लेके बैठते हैं मार्केट में आर या पार सोच के, अब वो लोग आर पार ही हो जाते हैं, फिर दोबारा कभी कुछ कर नहीं पाते शेयर मार्केट में। तो हम बात कर रहे थे रिस्की है कि नहीं। तो अगर नॉलेज नहीं है तो आपको शेयर मार्केट बहुत रिस्की है। ऑब्वियसली सब पैसा आप लॉस कर सकते हैं, नॉलेज नहीं है। तो अगर नॉलेज है तो आप धीरे धीरे पहले कोशिश करिए कि मुझे कैपिटल सेफ हो मेरी, है ना? कैपिटल सेफ है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करने को, क्योंकि अगर मैंने 10,000 लगाया है तो मुझे 500 600 700 मिल रहा डेली का करना, तो इनफ है वो, है ना? आपने 5% 7% निकाल लिया। एक तो ना आप हम लोग क्या होता है, हम लोग रिटर्न को ना परसेंटेज में देखते ही नहीं है। अगर मैंने 10,000 लगाया, सोचता हूँ यार 10,000 में 1,000 कमाया, क्या कमाया? अरे 10% है यार वो। 10% मतलब आपको एफडी में एक साल में उतना एक साल में उतना इंटरेस्ट नहीं मिल रहा जितना आपने एक दिन में निकाल लिया, 1 घंटे में या 5 मिनट में शायद। तो वो अपन सोचते ही नहीं है। अपन सोचते हैं कि यार 1000 10,000 में 1000 क्या मतलब, है ना? तो ऐसा नहीं सोचना, मेरे को परसेंटेज सोचना शुरू करो, पहली बात तो ये, ठीक है ना? तो तो हमने बात की शेयर मार्केट रिस्की है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो हाँ रिस्की है, बाइक चलाना हो कुछ भी हो रिस्की है। अब दूसरी बात कि हाउ मच रिटर्न शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम शेयर मार्केट। अब बात यही है कि भाई हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर मैंने 10,000 रुपये लगाया है सपोज, अगर मैंने 10,000 रुपये लगाया तो मैं कितना उससे एक्सपेक्ट करूं? हाउ मच रिटर्न शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम शेयर मार्केट। अगर मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये लगाया है, तो मैं इसमें से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करूँ? होता क्या है, अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों ही मतलब हर मिनट में बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ना, अगर आप 10,000 लगा रहे हो तो आपको मान के चलो कम से कम 500 से 1,000 रुपए का रिस्क तो लेना ही लेना पड़ेगा, है ना? और अगर आप इतना रिस्क ले रहे हो तो आप कम से कम ये सोचिए, मुझे अगर 500 से 1,000 रुपए मिल भी रहा है ना, तो भी मैं खुश हूँ। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप सिंपल रेशियो रखो 1:1, मतलब 5,000 रुपए का मैं अगर रिस्क लेने तैयार हूँ तो मैं 1,000 रुपए प्रॉफिट भी लूंगा। लोग होता क्या है, लॉस ले लेते हैं। जब प्रॉफिट की बारी आती है तो लोग 200 में बुक कर लेंगे, हर ट्रेड 200 में बुक कर लेंगे, 300 में बुक कर लेंगे। वो जहां तक जाने ही नहीं देंगे प्रॉफिट को। वहीं अगर लॉस हो रहा है तो आराम से वेट करेंगे कि भाई शायद चला जाए, शायद चला जाए। और ये शायद आप लोग जानते होंगे, मुझे बिल्कुल भी लक वाला गेम पसंद ही नहीं है कि मैं एक ट्रेड ले लिया हूँ उसके बोझ लेके बैठा हुआ है कि हाँ यार 5 मिनट हो गया, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे हो रहे हैं, लेके बैठे हुए हैं। या अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो मुझे ना 5 मिनट से 10 मिनट, अगर मैं सही ट्रेड में एंट्री कर लिया हूँ तो 5 मिनट से 10 मिनट काफी है। अगर वो उतना नहीं हो रहा है ना, तो मुझे दिक्कत होगी। बाद में क्या होगा, प्रीमियम डीके होगा। ऑप्शन प्रीमियम में ये भी होता है, ऑप्शन में प्रीमियम डीके होगा, और उसके कारण क्या होगा, लॉस होगा। तो वो सब देखना नहीं, हम लोग मोमेंटम ट्रेडर हैं, है ना? तो हम लोग को ये करना होगा कि तुरंत 5 से 10 मिनट में टारगेट लो, प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। तो मैं बात कर रहा था कि कितने रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एफडी करते हैं तो आपको क्या होगा, 5% से 7% तक रिटर्न, मतलब अच्छे अच्छे, अगर बहुत अच्छा करा आपने तो 5% 7% रिटर्न मिल सकता है आपको साल भर में, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ कि यार आप अगर डेली का 10%, 8% से 10% अगर शेयर मार्केट से एक्सपेक्ट करते हो, तो आप सोचो आप कितना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। डेली का बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमको साल भर का मिलना है या मंथली मिलना है। तो साल भर का ईयरली मिलता है, 7% पर एनम होता है, 5% पर एनम होता है, मतलब पूरे साल भर का। हम यहाँ 8% 10% डेली का निकाल रहे हैं, मतलब हो सकता है एक ट्रेड में निकाल रहे हो। सोचिए आप लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इससे। तो क्यों, मतलब क्यों चाहिए कि अभी हम लोग 10,000 अगर डाले हैं तो 10,000 सीधा हम लोगों को सीधा 20,000 ही करना है एक दिन में, या मतलब हमको 100% रिटर्न ही चाहिए हर बार? ऐसा क्यों? हम लोग यही सोचते हैं लेकिन हर बार। तो सबसे गलत एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन गलत होने के कारण क्या होगा, हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं। अगर मैंने 10,000 डाला है, मेरे दिमाग में था भाई मुझे 500 से 700 रुपए चाहिए आज का, मिल गया तो मैं खुश हूँ। अब अगर खुश हो गए आप ना, तो आप बंद कर दोगे। पर अगर ट्रेडिंग बंद कर दोगे उस दिन के लिए, पर अगर आप खुश नहीं होगे, सेटिस्फाइड नहीं होगे, तो आप लोग यार 700 से काम करता हूँ 1,000 हो जाए, 1,000 से 1,500 हो जाए, 1,500 से 2,000 हो जाए। भगवान ही बोलेंगे इसकी सेटिस्फेक्शन मतलब कभी ये इसका मन भरने वाला है नहीं। और फिर आपको एक आध ट्रेड ऐसा होगा कि आपको सीधा 1,500 सीधा 1,000 माइनस में आ जाओगे आप। अब फिर आप बंद कर दोगे, है ना? फिर क्या होगा, या कि बंद कर दोगे। अब कुछ लोग उसमें भी बंद नहीं करते। कुछ लोग और क्या बोलते हैं कि यार एक काम करता हूँ, जहां तक ये मेरा स्टार्टिंग में था ना, ये 1,500 प्रॉफिट तक हो गया था मेरा,
अभी लॉस हो गया एक ट्रेड में, तो एक काम करता हूँ, ये वापस से 1500 प्लस पहुंच जाए, फिर बंद कर दूंगा मैं तो, फिर तो पक्का बंद कर दूंगा। अब जहां ये वापस से इन्होंने ट्रेड लिया, वो 2-4-500 प्रॉफिट भी दिखाएगा, उसके बाद वापस से एक बार नीचे जाएगा, और ये जो 1000 रुपये लॉस हो रहा था वो आपका हो सकता है 3000 2000 पहुंच जाए। और फिर थक खा के जब अपनी कैपिटल लगेगा, यार अपनी आधी कैपिटल खत्म हो गई है, 10,000 में से 2000 खत्म हो गया, कुछ लोग तो एक दिन में खत्म कर लेते हैं पूरा पैसा ही, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो रुकते नहीं है, मेन दिक्कत ये है, क्योंकि अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उनको पता नहीं भाई कितना चाहिए उनको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मुझे कितना एक्सपेक्ट करना है शेयर मार्केट से, तभी तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा, खुशी होगी, और खुशी होगी तभी तो आप रुक पाएंगे कि हाँ भाई अब मेरा हो गया आज का, आज तो मैं बंद करता हूँ, है ना। तो आपको करना क्या होगा, आपको फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे कितना चाहिए पैसा। तो आपको शेयर मार्केट से आप डेली का अगर 10% निकाल पा रहे हो ना, तो आप मान लो बहुत बेहतरीन है। आप एक बार काम करना, इस आप अपने क्या करना कि अपना जो कैपिटल है, सपोज आपने 10,000 लगाया, ठीक है, 10,000 लगाया आपने, हमने बोला कि 10% मुझे डेली का मिल रहा है, ठीक है, डेली का 10% मिलता है मुझे अगर, और एक महीने में एक 22 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, उसमें से मान लो अपन ने 22 दिन में से अपने मान लो 7 दिन लॉस कर लिया, या 6 दिन अगर अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं पढ़ लिख के समझ के प्रैक्टिस, तो प्रॉफिट होगा हमको, ठीक है ना। हम लोग 6 दिन हमने मान लो लॉस करा, ये हमारा लॉस हो गया 6 दिन का, और जो बचे हुए जो हमारे 18 दिन है, ये 16 दिन है, वो हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट करा। अगर हम लोग ट्रेडिंग अच्छे से करते हैं, पढ़ लिख के समझ के प्रैक्टिस तो प्रॉफिट होता है, इतना प्रॉफिट आराम से हो जाता है, ठीक है ना। अब इतना प्रॉफिट करेंगे हम लोग, सोचो आप एक बार, इस 10,000 को आप इसमें प्लस करो 10%, और ऐसा कर करके आप 16 बार लेके आओ, यहाँ पे कितना अमाउंट आता है कल बताना मुझे करके एक बार, ठीक है ना। क्या करना है आपको, सिंपल 10,000 में हर बार 10% ऐड करना है, मतलब कि 10,000 प्लस 10% करेंगे तो कितना होगा, 1,000 होगा हमारा प्रॉफिट इसका, तो हमारा हो जाएगा 11,000 रुपए। अगले दिन हम लोग 11,000 से प्रॉफिट कर रहे हैं, 11,000 प्लस 1000 का 1100 करो, है ना। इस तरह से आप 10% को कितनी बार जोड़ोगे, 16 बार ऐड करो। 10% जो अमाउंट आएगा निकलेगा उसमें 10% फिर ऐड करना, ठीक है ना। इस तरह से करना, 16 बार देखना कितना अमाउंट आता है। मुझे मैं जोड़ा नहीं अभी तक, बट फिर भी बता रहा हूँ, कम से कम 70-80 हजार रुपए के ऊपर ही निकल जाएगा वो, सिर्फ 10% करने पर, ठीक है। अगर कोई जोड़ सकता है तो बताइएगा जोड़ के एक बार, अभी 20 मिनट बाकी है हमारे पास में, तो आप लोग जोड़िएगा, मैं नहीं जोड़ूंगा, टाइम वेस्ट होगा फालतू। 10% को 10 इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 11,000, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 11,000 में फिर जोड़ना 10%, ये जो भी आएगा यहाँ पे आपको लिखना है, फिर उसमें जोड़ना है 10%, इस तरह से 16 बार करना है। अब बताइएगा मुझे कोई कितना आ रहा है, या फिर मैं बताऊँ कल, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल बोला कि भाई हमको जो रिटर्न लेना है, जो रिटर्न हमको करना है इसमें, वो कितना है, 10% लेना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ तो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, वो नहीं करना है हमको, एक अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है हमको। ठीक है। तो ये बात क्या हो गई कि हाउ मच रिटर्न शुड आई एक्सपेक्ट, हमने बोला भाई 10% रिटर्न मिल रहा है अगर ना, तो इनफ है। साल भर में मिलता है एफडी से, हमको 10% काफी है हमारे लिए डेली का, ठीक है। हाउ मच शुड आई स्टार्ट विद, अब कितना इन्वेस्टमेंट करें, ये सबसे जरूरी क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग ना जिनको नॉलेज नहीं होता है, वो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही इतना पैसा लगा देंगे ना कि उनको फिर गए। अगर स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं है आपको, तो होगा क्या, ऑब्वियसली लॉस होगा। अब लॉस होगा तो क्या होगा, फिर आप बोलेंगे मार्केट ही खराब है, मार्केट ही अच्छा नहीं है। तो ये काम नहीं करना है हमको, हमको क्या करना है, हमको स्टार्ट करना है एक सही इन्वेस्टमेंट के साथ में, हमको स्टार्ट करना है एक सही इन्वेस्टमेंट के साथ में। अब सही इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सही इन्वेस्टमेंट हर किसी के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कितने से स्टार्ट करें, स्टार्ट कितने से करना है, हमको ये बात करनी है, ठीक है। हमको कितने से स्टार्ट करना है, हमको ये बात करना है। तो देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी है 30,000, ठीक है, या फिर इससे कम, ठीक है, अगर आपकी सैलरी है 30,000 या फिर इससे कम, तो आपको सिंपल बताऊं मैं एक बात, तो आपको ध्यान देखना है, देना है कि आपकी सेविंग कितनी है। अगर आपकी सेविंग अच्छी है, और सेविंग आपके कम से कम आपको 1 लाख के ऊपर है ना, सेविंग अगर 1 लाख के ऊपर है, तो आपको करना क्या है, पहली बात तो कभी भी ऐसा पैसा मत लगाओ घर का, कि भाई आपको पता चला कि यार आपके पास 20,000 रुपए है, पापा ने दिया है किसी काम के लिए, आपने देखा कि यार एक काम करता हूँ, मस्त मार्केट गिरने वाला, एकदम श्योर हो आप तो एकदम बिल्कुल, ये तो मार्केट गया, मैंने भी ट्रेड दे दिया कि भाई ये पुट तो आज तो गया, 100 से 500 होने वाला है, मैं बोलूँ, ये कोई भी बोल दे, ठीक है ना।
तो आपको उसने क्या बोला कि यार ये मार्केट अच्छा गिरने वाला है, आपके पास 20,000 रुपए थे ना, आपने बोला यार एक काम, पापा का पैसा है, भले ही पर मैं काम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ मार्केट में इन्वेस्ट, और जो ऑप्शन देख रहा हूँ अच्छा गिरने वाला है या बढ़ने वाला मार्केट, मैं एक सी या पी ले लूंगा और 2,000 रुपये निकाल के पैसा निकाल लूंगा बाकी का, पापा को दे दूंगा अपना इसमें, और इसमें अपना ट्रेडिंग करने लगूंगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ये महा बेवकूफ़ी है। क्या है? महा बेवकूफ़ी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी से सॉरी, अगर आप किसी से पैसा ले लो, है ना, आपने किसी से लोन ले लिया, मैं हमेशा बोलता हूँ लोन लेके पैसा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास बैकअप अच्छा है, पता है कि मुझे लोन अगर अपने जेब से लेना पड़ेगा तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पैसा इनफ है, बैकग्राउंड में चाहे आपके पास प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, आपके पास बैकअप है, तब तो ठीक है, आप रिस्क लो। बट अगर आपके पास बैकअप नहीं है फिर भी आप लोन ले रहे हो, है ना, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कभी ऐसा मत करना, है ना। और जो लोग ऐसा सोच के ये पापा का पैसा लिए यहाँ लगाएं, ये प्रॉफिट कमा लूंगा, और यकीन मानो आपका जो 20,000 था ना, ये आप पूरा देखे जाओगे, पूरा जीरो कर दोगे। कारण क्या होगा? आपका जहां मान लो अपने एक ट्रेड लिया, मान लो इसमें 1,000 का लॉस हो गया, अब आपने पापा से कितना लिया है? 20,000 रुपए, आपका 1,000 रुपए लॉस हो गया। अब आपके पास पैसा, तो आपको बताना पड़ेगा भाई पैसा कहाँ गया, आप बताओ, पाओगे नहीं आप क्या करोगे? आप एक काम करता हूँ मैं, यार ये 19,000 जो हो गया ना, इसको मैं वापस से 20,000 कर देता हूँ, फिर बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, ऐसा सोचोगे आप 20,000 फिर बंद कर दूंगा मैं। अब क्या होगा कि ये 19,000 आपका हो गया था ना, अब आपने रिस्क लिया कि 19,400 हुआ, 19,500 तक गया ये, और उसके वापस से एक टर्न नीचे मारेगा और वापस आपको 17,000 में लेके आ जाएगा। अब तो आपकी हालत खराब। 3,000 कहाँ से लाऊंगा मैं? एक काम करता हूँ, यही एक ही रास्ता बचा, आप तो या कि ट्रेडिंग करो या फिर कहीं और से लो, अब तो कहीं और से चारा नहीं लेने का पैसा। एक काम करता हूँ, 17,000 पे रिस्क लेता हूँ और फिर इसको ट्रेड करता हूँ। ऐसे करते 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 ये आप बचेगा 5,000 4,000। जब आप मतलब एकदम रो देंगे कि यार अब तो गया मैं, अब तो लात खानी है, घर में जूते खाने ही है, तो आप अपने आप को चलो ठीक है, आप बंद करो और जूते खाने तैयार रहो। तो आप ये जो पैसा है ना, आप यहाँ तक लेके आओगे तभी आप हार मानोगे, अगर आप वाकई में एडिक्टेड हो चुके हो शेयर मार्केट के लिए तो। और अगर आप एडिक्टेड हो गए हो ना, तभी आप ये काम करोगे। जो पैसा आपके पास सेविंग के है, सेविंग का है आपका, दूसरे का नहीं, आपका सेविंग का पड़ा हुआ पैसा, आप सिर्फ उसको यूज करो, है ना, और भी उसको पूरा नहीं। अगर आपको मान लो 1,00,000 रुपए है अगर आपके पास में सेविंग में, तो आप उस एक सेविंग का सिर्फ 20,000 रुपए यूज करो ट्रेडिंग के लिए, कि भाई मैं इस 1,00,000 में से 20,000 रुपए यूज करूंगा। अभी हम लोग बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबके बारे में, है ना। तो ये 20,000 सिर्फ आप यूज करो। तो आपने, हम लोग बात क्या क्या कर रहे थे कि कितना पैसा लगाएं, तो याद रखो हमेशा अपने सेविंग का 20% ज्यादा पैसा मत लगाना। अगर आपके पास सिर्फ 10,000, देखो 10,000 से कम में ट्रेडिंग चालू कर ही नहीं सकते आप। अगर आपका 10,000 रुपये आपको सीखना है तो एक काम करो, आप रिस्क कम लो, क्वांटिटी कम लो, क्वांटिटी 1 लॉट से ज्यादा लो ही मत, है ना। पहले तो अपने शेयर में ट्राई करो, कुछ दिन शेयर में प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप लोग लगे कि हाँ मुझे बाय सेल करना है, स्टॉप लॉस लगाना कुछ आ गया है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना आ गया, मैं अपने इमोशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख गया हूँ, उसके बाद ही ऑप्शन में आओ। ऑप्शन वो दो धारी तलवार है ना, जो आपको बुरी तरह से घायल कर सकता है, आपको फाइनेंशियली हो चाहे हर तरह से, माइंडसेट भी बिगाड़ देगा पूरा पूरा। अगर आपने कैपिटल वो लगा दी जो आपको कहीं यूज करनी थी, तो वो तो बिल्कुल मत लगाओ आप। जो सेविंग में पैसा पड़ा हुआ है उसमें से कुछ परसेंटेज, 20% 30% आपके हिसाब से लगाओ, है ना। तो कितने से स्टार्ट करना चाहिए? ये हो सकता है किसी पर अगर 10 करोड़ रुपए है तो उसके लिए 1,00,000 पे 2,00,000 5,00,000 क्या है? कुछ नहीं है। और जिसके पास 1,00,000 ही है उसके लिए भाई बड़ी अमाउंट है 10,000 भी, 10% लगा रहा है अपने कैपिटल का, तो 10,000 को फिर सोच समझ के यूज करो, है ना। तो अपने कैपिटल का जो भी आपके पास में है उसका 20% से 30% से ज्यादा कोई भी यूज नहीं करना है। तो कितना पैसा लगाएं वो बता दिया मैंने। और अगली बात होती है कि प्रोसेस क्या होती है, तो शेयर मार्केट में काम करने के लिए तो भाई ऑब्वियसली आपको पहले डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए कई सारी कंपनियां होती हैं, बहुत सारी हैं, जिसमें से मैं उनकी बात करूं जिनमें जिनका मैं जिनको जिनमें मैं कॉल्स दूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा। तो वो हमारी है एंजल वन, एंजल वन और आईएफएल सिक्योरिटी, और थर्ड है हमारा अप स्टॉक। आप स्टॉक में मैं बहुत कम, रेयर वो करता हूँ, जो जिन लोगों का एंजल में भी है आईएफएल में भी है उनके लिए मैं आप स्टॉक रखता हूँ। बाकी मैंने एंजल और आईएफएल प्रायोरिटी देता हूँ हमेशा मैं। तो ये 3 कंपनी हैं, आपको मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और एक और बात, मैं ये जो वीडियो है मैं इसको पब्लिक करूंगा, क्योंकि ताकि बाकी लोग जो अगर चाहें करना तो वो स्टार्ट कर सकें, अगर उनको लगता है कि हाँ भाई अच्छा समझ में आ रहा है या कुछ भी, ठीक है, तो मैं इसको पब्लिक कर दूंगा। अब देखिए ये तो हो गया भाई डीमेट अकाउंट, बात कि हमें डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद हमको फंड डालेंगे फिर ट्रेडिंग करेंगे।
तो ये तो हमको पता ही है क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग कर ही रहे हैं ऑलरेडी। जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ, पहले आप डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, उसके बाद उसमें फंड डालेंगे, है ना, उसके बाद ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। और फंड आपको अपने डीमैट अकाउंट डालना होता है, किसी दूसरे अकाउंट में मत डाला करिए कभी भी। कुछ लोग दूसरे को फंड दे देते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वो गलत है। खुद ट्रेडिंग करिए, वही सबसे सही तरीका है ट्रेडिंग करने का। ठीक है। अब देखिए वाई स्टॉक मार्केट हैज़ बैड नेम। अब ये हम लोग ऐसा एक तरह से कवर कर चुके हैं कि स्टॉक मार्केट का बुरा नाम क्यों है, बैड नेम क्यों है, कि भाई यहाँ लॉस ही होता है, ऐसा वैसा। तो ऑब्वियसली बात हमने इसके बारे में बात की यहाँ पर कि ये रिस्की है कि नहीं है। अगर हमको नॉलेज नहीं है तो रिस्की है, और रिस्क है तो लॉस होगा। कभी अगर हमने बिना नॉलेज के काम किया तो। अब अगर लॉस होगा, अब बताओ मुझे, जैसे कि जो आपको पता ही होगा हरप्रीत सर के बारे में। हरप्रीत सर का प्रॉफिट जो है अभी के डेट में, इन्होंने हमारे साथ में अभी नवंबर में बैच चालू किया था, नवंबर में क्लास स्टार्ट की थी। नवंबर से अभी क्या चल रहा है, जून। नवंबर से जून करीब 6 महीने में इनका प्रॉफिट 6 लाख के ऊपर है, 6,20,000 के ऊपर चला गया है अभी। अब अगर कोई इनसे पूछे कि भाई शेयर मार्केट कैसा है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे, बंदा क्या बोलेगा कि भाई बढ़िया है, मैं तो इतना कमाया हूँ, बढ़िया मस्त मजा आ गया, अच्छा है। यही बोलेगा ना, क्योंकि उन्होंने कमाया है वो चीज, उनको अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर कोई बंदा है जो कि भैया स्टार्ट ही किया है 2 लाख रुपए से, 1 लाख से स्टार्ट कर दिया। अब अगर 1 लाख से उसने स्टार्ट किया है, अगर उसने 1 लाख रुपए से स्टार्ट करा है तो होगा क्या, ऑब्वियसली सीधी बात है, होगा उसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया। अगर उसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया है तो क्या होगा अगर उसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो क्या होने वाला है, ऑब्वियसली लॉस ही होगा, है ना। तो क्या होगा, लॉस ही होगा। अरे यार, जब क्लोज करने का टाइम हो रहा है तब कुछ लोग ज्वाइन किए हैं तो स्टॉक मार्केट हैज़ बैड नेम बात कर रहे थे हम लोग। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज नहीं है अगर नॉलेज नहीं है तो क्या होगा किसी भी चीज़ में, ऑब्वियसली बात है रिस्क ज़्यादा होगा। रिस्क ज़्यादा होगा तो लॉस के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो अगर नॉलेज है आपको, आपने नॉलेज है आपको, उसके बाद आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, है ना, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बताया जैसे मैंने हरप्रीत सर के बारे में, हरप्रीत सर ने मेरे साथ में ही स्टार्ट किया, उसके पहले उन्होंने ट्रेडिंग नहीं की थी। तो उन्होंने क्या किया, नवंबर में बैच चालू की थी, नवंबर से जून तक में इन्होंने 6 लाख का प्रॉफिट कमाया, 6,20,000 प्लस प्रॉफिट कमाया है। अगर कोई इनसे पूछे कि भाई ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे कि ऑब्वियसली करना चाहिए, क्योंकि उनको प्रॉफिट हुआ उनका अच्छा। तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा था, उन्होंने नॉलेज लिया पहले, उस नॉलेज लेने के बाद में उन्होंने चालू किया ट्रेडिंग, या उनके साथ साथ में प्रैक्टिस भी करी, क्या जो हमने आज पढ़ा है उसको उन्होंने वहाँ अप्लाई करा, है ना, ज़्यादा लालच नहीं किया। इनका सर 6 महीना हो गया, करीब 6-7 महीना हो रहा है, हम लोग 6.5 महीना। इनका एक दिन का जो हाईएस्ट प्रॉफिट है ना, वो है 18,000। मतलब इतने दिनों में 18,000 ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, भले कैपिटल यहाँ तक पहुँच गई है। इसका कारण, इससे इससे क्या फ़ायदा मतलब बताना चाह रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कभी भी लालच नहीं किया कि भाई मेरे पास अगर 1 लाख मैंने लगा, इन्होंने स्टार्ट किया था 20,000 रुपए से, 20,000 से बाद में फिर बीच में 20,000 रुपए और ऐड करा। जब 20,000 का 40,000 हो गया था उनके पास में, तब उन्होंने प्लस करा 20,000 रुपए और, तब इनका कितना हो गया कैपिटल, 60,000 रुपए हो गया। अब 60,000 में इन्होंने ट्रेडिंग चालू करा, और आज की डेट में भी 60,000 70,000 रुपए ही वो अपने कैपिटल में ऐड करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि अगर 6 लाख प्रॉफिट, तो पूरा 6 लाख लगा के रखा है उन्होंने उसमें, नहीं, ये सबसे गलत तरीका है। और मैंने ये क्लियर बोल रखा है पहले ही कि सर आपका 60-70 काफ़ी है, इनफ है ट्रेडिंग का, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, या कुछ भी हो, सबके लिए इनफ है वो, है ना। तो कैपिटल उतना रखो जितना आप संभाल सको। अब वो क्या करते हैं, वो इसी में ही कमाते हैं। बहुत अच्छा मार्केट हुआ तब भी उनको कितना प्रॉफिट हुआ मैक्सिमम एक दिन में, 18,000। अगर कैपिटल हम लोग देखते 6 लाख के हिसाब से, तो कुछ भी प्रॉफिट हो सकता रहा, 2 लाख, 3 लाख, 50,000 ऐसा हो सकता है प्रॉफिट आराम से। पर कितना प्रॉफिट हुआ मैक्सिमम, सिर्फ 18,000 रुपए। और वो कंसिस्टेंसी के कारण ही उनका यहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि वो प्रॉफिट कितना लेते हैं हमेशा, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, जैसा भी मार्केट, मतलब अच्छा मार्केट हुआ 10,000 भी जाता है, 15,000 भी जाता है, पर मैक्सिमम गया 18,000 रुपए, है ना। पर कुछ लोग क्या करते हैं पता है आपको, अगर उन्होंने मान लो 20,000 लगाया ना, और एक्सपायरी नहीं चल रहा, अगर उनको फर्स्ट ट्रेड लिया लॉट बढ़ा के, उनको प्रॉफिट हो गया कितना, 5,000 प्रॉफिट हो गया। अब वो क्या चाहते हैं, इस 5 को चाहते हैं ये 10 हो, और 10 को चाहते हैं वो 20 हो, और ये एक्सपेक्टेशन चलती रहती है, खत्म ही नहीं होती है। और उसके कारण होता क्या है, पूरा पैसा लॉस हो जाता है। हरप्रीत सर ने सबसे अच्छा काम यही किया कि उन्होंने क्या किया, एक्सपेक्टेशन कम रखी, जितना रिस्क, जितना हमारी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, रिटर्न लिया। ठीक है। तो ऑलवेज याद रखिए आपको क्या करना है, आपको एक रिस्क लिमिटेड लेना है,
और मार्केट का बुरा नाम क्यों है? क्योंकि लोग अनाप-शनाप रिस्क लेते हैं, कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं, कैपिटल जो होती है पूरा पैसा लगा देते हैं, ट्रेड अनलिमिटेड लेते हैं, कोई मतलब लिमिट नहीं होती, इस तरह का काम करते हैं तो लॉस होता है। और अगर आप लॉस वालों से पूछेंगे कैसा काम करें कि नहीं करें तो क्या बोलेंगे? करो, क्या करो बोलेंगे क्या? ऑब्वियसली बोलेंगे नहीं मैं मत करो, मेरा लॉस हो गया इतना, मेरा 2 लाख का लॉस हो गया, मेरा 5 लाख का लॉस हो गया। भाई आपने पहले पढ़ाई की नहीं, प्रैक्टिस करी नहीं, आपने सीधा मार्केट में कूद गए ट्रेडिंग के, तो लॉस होना तय है ना यार। अब मैंने एग्जांपल दिया बाइक चलाने का, बिना सीखे करोगे तो पक्की बात है एक्सीडेंट होना ही है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो इस कारण से ये हमारे बेसिक क्वेश्चन थे, है ना? और एक और क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ? मैं तो आर्ट वाला था, मैं तो बायो वाला था, मैं तो मैथ्स वाला था, क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ? तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। शेयर मार्केट ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, देखिए इसमें अच्छी बात यही है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या है ना कि अगर आपने 1 महीना, 1 मंथ या 2 मंथ दे दिए अगर शेयर मार्केट में, तो आपके लिए मान लो ये लाइफ चेंजिंग वाला काम हो रहा है कि आपने भले ही बचपन से चाहे किसी सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, आपने 1 या 2 मंथ दे दिए कंटिन्यू अच्छे पढ़ाई करी, ट्रेडिंग देखी, इन्वेस्टिंग देखी, सब कुछ न्यूज़ लिखा, ये सब कुछ करा, तो आपके लिए 2 मंथ ही काफ़ी हैं। आप अपनी लाइफ इस साइड में टर्न कर सकते हो। तो कॉमर्स के हो या आर्ट के हो या मैथ के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 2 से 3 महीने देने हैं ट्रेडिंग के लिए, सीखने के लिए, फिर उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट परफेक्ट तभी हो सकते हो जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करो उसके बारे में तब। ठीक है? तो ये हमारे क्या कुछ क्वेश्चन जो हमने बात की कि शेयर मार्केट में क्या-क्या क्वेश्चन होते हैं जो जनरली लोगों को पूछना चाहिए या फिर पूछते हैं लोग। तो शेयर मार्केट क्या होता है वो हमने बात कर ली, स्टॉक मार्केट क्या होता है हमने वो बात कर ली, सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है हमने वो बात कर ली, बेनिफिट क्या होते हैं शेयर लेने से हमने वो बात किया कि भाई डिविडेंड मिलता है और साथ में प्राइस में एप्रिसिएशन होता है, वो हमको बेनिफिट होता है। फिर हमने बात की शेयर मार्केट रिस्की है क्या? ऑब्वियसली नॉलेज नहीं है तो रिस्की है ही, नॉलेज नहीं होता तो बाइक चलाना भी रिस्की लगता है हमको। हाउ मच रिटर्न शुड आई एक्सपेक्ट? तो भाई हम जो हम बात की तो हम 10% ऑफ कैपिटल, कैपिटल का 10% क्या कर सकते हैं हम लोग? 10% ऑफ कैपिटल हम लोग अगर रिटर्न मिल रहा है डेली का, इट्स ओके, मतलब इट्स वंडरफुल, ओके क्या बहुत अच्छा है वो, है ना? तो 10% रिटर्न हम लोग कर सकते हैं एक्सपेक्ट। हाउ मच शुड आई स्टार्ट विथ? तो हमने बात की भाई आप जो आपकी कैपिटल सेविंग है आपकी, उस सेविंग का 20% से मैक्सिमम 30% आप करो। और ऐसा नहीं कि आपको उतना पूरा रिस्क ले लेना, नहीं, वो आपने सिर्फ वो बताऊंगा आपको रिस्क मैनेजमेंट वाले टॉपिक में, तो आपको पूरा रिस्क नहीं लेना, उसमें सिर्फ 2000 1000 का रिस्क लेना है आपको। उसके बाद डीमैट प्रोसेस क्या होती है ट्रेडिंग मार्केट में उतरने के लिए? तो भाई आपको पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कई सारी कंपनियां होती हैं, आप अकाउंट खुलवाओ उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। पहले सीखो सबसे पहले तो, है ना? और उसके बाद व्हाई स्टॉक मार्केट हैज बैड नेम? जिसका बुरा एक्सपीरियंस है आप उससे पूछोगे तो बैड बुरा ही बताएगा, जिसका अच्छा एक्सपीरियंस आप उससे पूछो वो अच्छे बताएगा। जैसे अपना राकेश झुनझुनवाला है, आप उससे पूछोगे तो वो बोले भाई मैं तो करोड़पति बन के बैठा हूँ उसी से, अब मैं क्या बुरा बोलूँ उसके बारे में, है ना? तो जिससे जैसा अनुभव रहा होगा वो ऐसा आपको वैसा ही बताएगा। कैन आई इन्वेस्ट विदाउट कॉमर्स नॉलेज? बिल्कुल कर सकते हैं इन्वेस्ट विदाउट कॉमर्स नॉलेज। तो ये क्या थी हमारी बेसिक बातें जो थी हमको पढ़नी थी। और कुछ बातें हैं जो मैं बता दूं कि हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बताना चाहता हूँ मैं एक बार। ये मैंने सब कुछ लिख रखा है। एक मतलब एक ये मान लीजिए मैं पीडीएफ वाला काम नहीं करना चाहता, मैं चाहता था रिटर्न में रहे तो वो आपको भी अपने हाथ से लिखना है। ये मैंने सिर्फ बताया ताकि मैं टाइम कम यहाँ पे कंज्यूम हो, है ना? हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये सब टॉपिक है, ये टॉपिक है ऐसा नहीं कि ये सीक्वेंस हमारा यही रहने वाला, नहीं। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत, बट हम लोग को टॉपिक कवर करने हैं इसलिए मैंने ये सब लिख रखा है पूरा। ये करीब 10 पेज हैं, है ना? ये सब चीज़ें हमारी वो हैं। और साथ में जो चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार ये टॉपिक छूट गया है, हमको ये भी पढ़ना चाहिए, तो वो भी हम कवर करेंगे। बट ये तो हम लोग करना ही करना है, तो लोग कुछ एक बार देखते हैं, इसे गो थ्रू करते हैं, ठीक है? पहला तो हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ये हमने बात की शेयर क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ऑप्शन, फ्यूचर, ये सब क्या होता है वो सब बात करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ना? ये सब बात करेंगे। बीएससी, एनएससी सब क्या है वो सब बात करेंगे। हाउ मच कितने स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास, पॉपुलर कौन कौन से हैं सबसे ज़्यादा, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और इंट्रोडक्शन ऑफ डे ट्रेडिंग, मतलब इंटरडे ट्रेडिंग क्या होती है, डे ट्रेडिंग क्या होती है, डे ट्रेडर कौन होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है, पोजिशनल ट्रेडर कौन होता है, वैसे जो पोजिशनल ट्रेडिंग करेगा वो पोजिशनल ट्रेडर कहलाएगा। तो ये होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग क्या होते हैं या डिसएडवांटेज क्या होते हैं, वो सब बात करेंगे। फिर बात करेंगे क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स, कि कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए सक्सेसफुल ट्रेडर में, फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, विनिंगनेस टू एग्जिट ट्रेड,
सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ की हम लोग क्या होता है इसमें, अगर ट्रेड अगर ले लॉस चला गया तो हम लोग एग्जिट ही नहीं करते हैं उसको, हम लोग सोचते हैं प्रॉफिट में ही करेंगे एग्जिट, और सबसे बड़ी कमी होती है। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो ये सब चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, विलिंगनेस टू लर्न, कंसिस्टेंसी, है ना? विल अपने को पता होना चाहिए भाई क्या डे ट्रेडिंग मुझे सूट करती है कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे, है ना? गेटिंग स्टार्टेड, कुछ रूल्स है जो हमको फॉलो करने होते हैं, वो रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। डे ट्रेडिंग इज नॉट ऑलवेज अ विन विन गेम, ये पता होना चाहिए हमको। प्रिजर्वेशन कैपिटल, कैपिटल पे बचाने पे सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, वो बारे में बात करेंगे हम लोग, ये सब बात करेंगे। पेपर ट्रेडिंग बारे में बात करेंगे डिटेल में एक बार। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर इंटर इन, वही बात है जो हमने बात की अभी कि डीमैट अकाउंट ओपन करो, टेक बेसिक नॉलेज फर्स्ट, पेपर ट्रेडिंग करो, स्टार्ट राइटिंग, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करनी है। रिस्क कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, इसके बारे में तो मतलब इसके बिना आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी सीख लो, कहीं से भी पढ़ लो, कहीं से भी कर लो, आपको लॉस होना तय है। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ। माइंड गेम, इसके बारे में ही बात करेंगे, कैसे अपने को दिमाग को कंट्रोल करना है, क्या सोच रखनी है, कैसे सोचना है, वो बात करेंगे हम लोग माइंड गेम में। थिंग्स टू बी अवॉइडेड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसमें कौन कौन सी चीजें हम लोग को जो अवॉइड करनी चाहिए, है ना? क्या करना है वो सब बताते हैं, बट क्या नहीं करना चाहिए वो हमको पता होना चाहिए, पहली बात तो ये। तो स्ट्रेटेजीज फॉर स्टॉक सिलेक्शन, कुछ लोग बोलते हैं भाई मुझे शेयर में करना है, जैसे जो स्टार्टिंग करे बिगनर है, उनको मैंने बोला भाई स्टार्ट में आप में शेयर करो, तो स्टॉक या शेयर, है ना? तो आप उसको जो स्टॉक या शेयर है उसको आप कैसे चूज करेंगे कि मैं किस शेयर में बाय करूं या उस कौन सा शेयर चूज करूं मैं, तो आपके लिए मैं वो बताऊंगा स्ट्रेटेजी कैसे आपको शेयर चूज करना है, उसके लिए कुछ पॉइंट लिखेंगे हम लोग, समझेंगे। हाउ टू स्टार्ट योर डे, डे आपको कैसे स्टार्ट करना है, मतलब आपको क्या कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी न्यूज, कहाँ से कौन सी न्यूज, कौन से चार्ट, सब कुछ देखेंगे। वो सब कैसे पढ़ना है वो सब देखेंगे। ग्लोबल मार्केट कहाँ से देखते हैं, कुछ भविष्यवाणी करते हैं लोग ना, कल मार्केट डाउन जाने वाला है, आप जाने वाला है, तो जो लोग नए होते हैं उनको पता नहीं होता, लगता है यार वाह यार ये इसने बोला था 500 पॉइंट गिरेगा, मार्केट 5 पॉइंट गिर गया। तो ये सब यहाँ से देख के लोग बोलते हैं, वो हम लोग बात करेंगे कहाँ से देखते हैं लोग, तो वो सब देखेंगे। सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ कहाँ से न्यूज़ देख सकते हैं वो बताएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके हम लोग क्लास कर रहे हैं वो है टेक्निकल एनालिसिस, है ना? हम लोग टेक्निकल सीखना है कि भाई कैसे देखें, वो सब बात टेक्निकल होता है क्या, वो बस बात करेंगे। थ्री कोर प्रिंसिपल होते हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे। एडवांटेज ऑफ टेक्निकल, डिसएडवांटेज ऑफ टेक्निकल, वो सब देखेंगे। चार्ट के बारे में पढ़ी, चार्ट कितने टाइप के होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, इसको देखेंगे अपने चार्ट में, रियल लाइफ में देखेंगे कैसे होता है ये। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्या होता है, कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है वो देखेंगे। फिर चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे यही बस हैं, और भी हैं बहुत सारे, बट हम लोग ये एग्जांपल लिखा हो कि हाँ ये टॉपिक मेन है अपने। तो ये चार्ट पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया, पैटर्न हो गया, डबल टॉप, डबल बॉटम, सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, फ्लैग पैटर्न, मैनी मोर, और कई सारे हैं। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, चार्ट के बारे में। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, बुलिश, बियरिश, इंगल्फिंग, ये सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में। तो अभी आता मैं टाइम इसमें नहीं वेस्ट करूंगा। फिर बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी का क्या रिलेशन है, क्यों जैसे पाकिस्तान है उसका स्टॉक मार्केट क्यों गिरा पड़ा है, बिल्कुल क्योंकि उनकी इकोनॉमी गिरी पड़ी है, तो उसके बाद डिटेल में बात पढ़ेंगे। और अदर कुछ टॉपिक हैं जो हम लोग बीच बीच में लेंगे, अगर छूट गए तो मैंने वो एक ऐसे लिख लिया है कि भाई ये छूट जाएंगे तो मैं यहाँ पे एक साइड में रहेगा, ये बात करनी है। जैसे कि कंपोनेंट ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी किससे मिलके बनते हैं, कौन से बैंक सॉरी, कौन से बैंक हैं जो बैंक निफ्टी को चलाते हैं या निफ्टी को चलाते हैं। तो बैंक निफ्टी या निफ्टी के बारे में बात करेंगे, उन कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। एक्सपायरी की बात करेंगे। सेबी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। लिस्टेड कंपनी क्या होती है, कंपनी क्या होती है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, इसके बारे में हम लोग कल ही बात कर लेंगे। डेरिवेटिव मार्केट, ये सब बात करेंगे, फ्यूचर फॉरवर्ड ये सब के बारे में, और ये सब बात करेंगे। शॉर्ट सेलिंग, इंट्राडे, हेजर, स्पेकुलेटर, ये सब कुछ हमारा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इन 15 दिनों में। और बहुत सारे हैं जो मैं कुछ लिख नहीं पाया इसमें, वो सब हम लोग जैसे जैसे आएगा हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ये हमारा ब्रॉड जो व्यू है, हमको जो पढ़ना है वो ये सब टॉपिक है। तो अगर किसी को अभी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं भी इसको तो मैं नॉन स्टॉप बोलते रहता हूँ, इसके लिए सॉरी। और मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ ताकि जो क्वेश्चन है वो हम लोग अलग से बात कर लेंगे। और किसी को समझ में नहीं आया, रिकॉर्डिंग वाले भी जो भी देखेंगे तो वो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, नंबर सबके पास में है ही। और अगर समझ में नहीं आता तो कॉल भी कर सकते हैं।
जो भी दिक्कत होगी मैसेज कॉल कर सकते हैं। सैटरडे संडे फुल फ्री हूँ, और दिन में 3:30 से ये क्लास के टाइमिंग के पहले, मतलब 7 बजे से 4 से 7 बजे के बीच में डाउट पूछ सकते हैं आप लोग, या 9 के बाद पूछ सकते हैं, जैसा भी सही लगे। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू।